सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस तरह के क्वेश्चंस बनते। आप लोगों ने पुराने पेपर्स में भी देखे होंगे कि लिक्विड स्टेट से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही कम, कभी कभार आ जाता है कोई क्वेश्चन। तो वहाँ पे विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन के बारे में पूछ सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस में आपके साथ डायरेक्ट डिस्कस ही करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिस्टल लैटिस, पढ़ा है ना? क्रिस्टल लैटिस पढ़ा है, लैटिस पॉइंट्स पढ़े हैं, और आपने यूनिट सेल भी पढ़ा होगा, सही है ना? यस सर। ओके, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे यूनिट सेल से ही शुरू करेंगे। यूनिट सेल होता क्या है? यूनिट सेल, यूनिट सेल का मतलब रहता है एक क्रिस्टल का एक ऐसा यूनिट जिसको अगर हम रिपीट करेंगे बार बार तो हमें पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल जाता है। जिस तरह से मकान में ईंट रहती है, ईंट, एक मकान की जो ईंट है, ईंट को मैं कह सकता हूं इन तमाम दीवारों की ये एक यूनिट सेल है, क्योंकि उस ईंट की जैसी बाकी ईंटें भी रहती है। इसी तरह से अगर मैं एक क्रिस्टल लेता हूं और क्रिस्टल में से एक ऐसा पीस काटता हूं जो पीस बाकी पीसेस से भी मैच करता हूं, या मैं जिसको अगर रिपीट करूंगा बार बार 3 डायमेंशंस में, तो हमें पूरा क्रिस्टल जनरेट हो जाएगा, यानी हमें पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। और इन यूनिट सेल्स में आपने पढ़ा होगा बहुत टाइप के यूनिट सेल्स रहते हैं, जैसे क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल का कोई भी स्ट्रक्चर रह सकता है, लेकिन शर्त यह है कि यूनिट सेल रिपीट करने से वो पूरा क्रिस्टल जनरेट होना चाहिए। और सबसे सिंपल जो यूनिट सेल है उसे हम कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल यानी यहाँ पे जो यूनिट सेल बनती है वो एक क्यूब बनता है, क्यूब, ऐसा क्यूब बनता है वो, ये है क्यूब। क्यूब को अगर हम देखेंगे तो इसकी सभी साइड्स बराबर रहती है, यानी इसकी जो एज लेंथ्स रहते हैं, ये एज लेंथ्स, यानी ए, जिनको हम ए से दिखाते हैं, ये एज लेंथ इस एज लेंथ के बराबर होगी, इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, इसके भी बराबर। जब सब एज लेंथ्स एक जैसी हो जाएं और सब एंगल्स बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि जनाब ये क्यूब है, क्यूब। अब इस क्यूब को अगर आप गौर से देखेंगे, इस क्यूब में आपको 8 कॉर्नर मिलेंगे, 8 कॉर्नर, इसमें 8 कॉर्नर्स रहते हैं। मैं बोलूंगा इसमें कॉर्नर्स जो रहते हैं, कॉर्नर्स वो रहते हैं बराबर 8, एजेस, एजेस रहते हैं इसमें बराबर 12। अब एज क्या रहता है? एज रहता है जो इन दो फेसेस को मिला दे, यानी ये जो लाइन है ना, ये रहते हैं एजेस, एजेस यानी जो दो फेसेस के बीच में आता है, जैसे ये फेस और ये फेस, मैं बोलूंगा यहाँ का फेस, ये वाला फेस, और यहाँ का फेस, ये वाला फेस, इसके बीच में यहाँ पे जो एंगल बनता है ये वाला, इसको हम कहते हैं बाहर से, लेकिन इसको हम कहते हैं एज। अब ये एक क्यूब में 12 रहते हैं, 12 आप गिन सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 एजेस। अगर मैं फेस बोलूं, फेस, क्यूब में जो फेसेस रहते हैं, फेसेस वो रहते हैं 6, जैसे दाएं साइड वाला फेस, बाएं साइड वाला फेस, ऊपर वाला, नीचे वाला, आगे वाला और पीछे वाला, तो 12 रहते हैं, सॉरी टोटल रहते हैं 6 फेसेस, 6 फेस रहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब अगर फेसेस 6 हैं तो बता फेस डायगोनल्स कितने रहते हैं? फेस डायगोनल का मतलब रहता है जो लाइन अपोजिट कॉर्नर उसको जोड़ दे, ये वाला, ये और ये, उसको हम कहते हैं फेस डायगोनल। जैसे यहां पे बनाता हूं मैं लिखता हूं फेस डायगोनल्स,
फेज डायगोनल को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक क्यूब बनाता हूं, मैं समझाता हूँ फेज डायगोनल क्या होता है। ये बन गया क्यूब, इस क्यूब के अपोजिट कॉर्नर, मान लीजिए ये एक कॉर्नर है और ये एक कॉर्नर, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन जुड़ जाती ना, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। इस तरह से इन दोनों के बीच में, इन दो अपोजिट कॉर्नर्स के बीच को जो मिला था ये एक डायगोनल। सर ये नहीं इस दिख तरह रहा। से, ओह सॉरी, यहाँ पे इनको जो जोड़ता है ये अपोजिट कॉर्नर्स को इस फेस के ऊपर, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं फेज डायगोनल। इस तरह से ये फेज डायगोनल, या मैं बोलूंगा ये फेज डायगोनल है, ये इसका दूसरा डायगोनल है। तो हर एक फेस पे दो दो डायगोनल बनते हैं ऐसे। तो टोटल डायगोनल्स कितने बनेंगे बोलो? 12। 12 डायगोनल्स है ना, 12, यस, ठीक है। अब बॉडी डायगोनल कितने बनेंगे? बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का मतलब वो लाइन जो बॉडी के थ्रू जाती है अपोजिट कॉर्नर्स पे, यानी इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर, बॉडी के अंदर से, तो ये फिर इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक अपोजिट, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ठीक है। बताओ कितने बनेंगे? कॉर्नर्स कितने टोटल? 8। 8। अब 8 कॉर्नर्स को 4 लाइनें अंदर से जोड़ सकती है बॉडी के अंदर से। इसका मतलब यहां पे जो बॉडी डायगोनल्स होंगे, बॉडी डायगोनल्स वो रहेंगे 8, सॉरी 4, यानी 8 का हाफ, क्योंकि एक डायगोनल 2 कॉर्नर्स को जोड़ता है, तो 8 कॉर्नर को जोड़ने वाला होगा 4 बॉडी डायगोनल्स। बात समझ में आ रही है? अब फेज डायगोनल का जो डिस्टेंस रहता है, यानी यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस ये बराबर रहेगा एज लेंथ इंटू अंडर रूट 2, ये बराबर रहता है एज लेंथ इंटू अंडर रूट 2। और जो बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस रहता है डी, वो बराबर रहता है ए अंडर रूट 3। ये याद रखना, ये ए अंडर रूट 2 फेज डायगोनल का डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है बॉडी डायगोनल का वो रहता है ए अंडर रूट 3। याद रहेगा ना? यस सर। ए अंडर रूट 2 और ए अंडर रूट 3 याद रखना है बस, बाकी कुछ भी नहीं। आया सब बंद डिस्टर्ब हो जाता है और मुश्किल के साथ मशवरा प्रॉब्लम करना नहीं बंद। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद में और एक चीज है, वो है जेड। जेड को हम रैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रैंक, यानी नंबर ऑफ शेयरिंग एटम्स इन ए सेल, इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग एटम्स कितने हैं? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ये शेयरिंग एटम्स, शेयरिंग एटम्स। ये बताता हूँ ये क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। सपोज अगर मैं ऐसा एक यूनिट सेल ले लूं और इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे मैं पार्टिकल्स रख देता हूं, मान लो एटम्स रख देता हूं, तो देखो मैंने यहां पे एक पार्टिकल रख दिया, तो इस क्यूब के अंदर, इस क्यूब के अंदर इस कॉर्नर के पार्टिकल का सिर्फ 1/8 पार्ट होगा, बाकी क्यूब के बाहर होगा। क्योंकि अगर हम यहां से और एक क्यूब जोड़ देंगे, सपोज यहां पे मैंने क्यूब जोड़ दिया और एक, यहाँ पे और एक क्यूब जोड़ दिया, तो क्या होगा? देखो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ये फर्दर इसके और इसके बीच में होगा, फिर यहां से ऊपर से इसके और इसके बीच में होगा। यहाँ पे और एक क्यूब जोड़ देता हूं सपोज,
ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे और एक क्यूब जोड़ते हैं सपोज, बात मेरी समझ लेना, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल, अब देखो अभी ये 1 2 3 4 4 क्यूब्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम यहाँ आगे से भी इसको 4 लगाएंगे तो टोटल मिला के ये कॉर्नर का एक पार्टिकल 8 क्यूब्स में डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक क्यूब को ये कॉर्नर पार्टिकल सिर्फ 1/8 पार्ट देता है बस। यानी इस कॉर्नर पार्टिकल का इस क्यूब में 1/8 कंट्रीब्यूशन रहता है। तो बात समझ में आ रही है? मान लो अगर हम 8 बॉक्स रखेंगे एक दूसरे के साथ मिला के, और उन 8 बॉक्सेस का एक कॉमन कॉर्नर जो सेंटर में होगा उसमें एक ऑरेंज रखेंगे और उसको बराबर डिवाइड करेंगे तो 8 में डिवाइड हो जाएगा, वो 8 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉर्नर पार्टिकल जो है, कॉर्नर पार्टिकल एक क्यूब को सिर्फ 1/8 देता है, 1/8 पार्ट। तो मैं लिखूंगा कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है, कॉर्नर का वो देता है 1/8 कंट्रीब्यूशन। अब अगर मैं फेस ले लूं, फेस, फेस, मान लो यहाँ पे फेस पे पार्टिकल है, ये फेस पे जो पार्टिकल होगा वो सिर्फ 2 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तो राइट साइड वाला और दूसरा लेफ्ट साइड वाला, और किसी क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो फेस जो देता है वो 1/2 या हाफ कंट्रीब्यूशन देता है, 1/2 कंट्रीब्यूशन देता है। अब अगर बॉडी के अंदर पार्टिकल है, यहाँ पे बॉडी के सेंटर में, मैं लिखूंगा बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, तो वो देता है बराबर 1 कंट्रीब्यूशन, यानी कंप्लीट कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई दूसरी सेल का कॉर्नर तो नहीं जाएगा पार्टिकल को डिवाइड करने के लिए, पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब अगर यही पार्टिकल एज पे होगा, एज, एज पे, एज सेंटर पे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, इस पे एज पे, ये यहाँ इस एज पे, तो यहीं पे दिख रहा है आपको, ये एज पे जो पार्टिकल है वो इस बॉक्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे भी आधा, यहाँ पे भी आधा, यानी हर एक क्यूब को मिलेगा 1/8 पार्ट, सॉरी 1/4 पार्ट, 1/4, क्योंकि ये 4 में डिवाइड होता है। यहां तक क्लियर, बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब बताओ कॉर्नर पार्टिकल का एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी कितना देता हो एक सेल को अपना? 1/, 1/8. शाबाश। फेस 1/2. यानी हाफ, और एज 1/4. और बॉडी के अंदर अगर पार्टिकल रहा सेंटर में, बॉडी सेंटर में, 1. यानी वो पूरा कंट्रीब्यूशन देता है 1, क्योंकि वो एक ही सेल के अंदर रहता है, बाकियों के साथ में वो डिवाइड नहीं होता है। क्लियर? अब आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन एक देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन है हमारे पास में, ए एक पार्टिकल है, ए मतलब ए के पार्टिकल्स और एट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, राइट? बात मेरी समझ लेना। और बी के जो पार्टिकल्स है वो है फेस पे, और सी के जो पार्टिकल्स है वो है बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर में। हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है या एक स्पीशी है, एक केमिकल है जो AX BY और CZ इस तरह का फार्मूला बनाता है। आपको बताना है कि इसका एम्पायरिकल फार्मूला क्या होगा या XYZ के वैल्यूज क्या होंगे, जल्दी बोलो।
A1 B3 C1। शाबाश। ए वाले जो ना वो सिर्फ कॉर्नर उस पे है ना? तो कितने कॉर्नर रहते हैं एक क्यूब में? 8। 8। 8 तो मैं लिखूंगा ए बराबर होगा 8 इंटू, लेकिन एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल कंट्रीब्यूशन देता है एक सेल में वो देता है 1/8। और बी कितने हैं? बी 6 कहाँ पे? फेस पे। फेस रहते हैं 6 है ना, लेकिन into 1 ये कंट्रीब्यूशन देता है 1/2। और सी कहाँ पे? बॉडी सेंटर में है ना, तो 1। और कंट्रीब्यूशन Yes. कितना देता है? वो 1। तो वो बन जाएगा बराबर 8/8 1, 6/2 वो बन जाएगा 3, और 1 into 1 1। यानी ये बन जाएगा ए, फॉर्मूला बनेगा इस तरह से A1 B3 C1 है ना, या A B3 C1। या मैं आपसे ऐसा पूछ सकता हूँ, क्या आपसे पूछा जा सकता है जो x है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। y कितना? 3 के बराबर। और z कितना? 1 के बराबर। ठीक है, वो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, इस सेल का मैं पूछता हूं आपसे, बोलो। रैंक समझता है ना? यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे सेल के अंदर? So 5. यस, ये इनको जमा करना। देखो 1 3 1, इनको जमा करना 5 है ना? को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके, अब और एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से। ये भी क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन वैसे JEE में आते हैं, और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी पूछना शुरू किया। शायद पिछले साल, इससे पहले वाले साल में आया था, पर साल में। तो वो मुझे दिख गया था कहीं क्वेश्चन। एक मॉलिक्यूल है, उसमें ए है, और ए है एट ऑल्टरनेट कॉर्नर्स। ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, ठीक है। और बी जो है, बी आवाज आ रही है? So अब आई। अच्छा, अब आ रही है आवाज। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये सुना आपने, ए है एट ऑल्टरनेट कॉर्नर्स एंड बी इज एट ऑल्टरनेट फेसेस। ऑल्टरनेट फेस। तो आपको बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है,
पहले सुनो, मेरी बात सुनना पहले। ये ऑल्टरनेट कॉर्नर्स का मतलब रहता है ऐसा, देखो मैं एक क्यूब बनाता हूं पहले, ऐसा। इसका मतलब ए अगर यहां है तो यहां नहीं होगा, यहां है तो यहां नहीं होगा, ठीक है। ये हो गए ऑल्टरनेट कॉर्नर्स। यहाँ पे अब यहाँ पे भी, यहाँ पे ए यहां नहीं हो सकता, यहां हो सकता है ए। यहां है तो यहां नहीं हो सकता, यहां हो सकता है ए। बात समझ में आई? अब अल्टरनेट फेसेस की बात करते हैं। अल्टरनेट फेस, सपोज मैंने इस फेस पे बनाया बी, इस फेस पे, तो इसका मतलब इस फेस पे नहीं, इस फेस पे होगा बी, वो ठीक है। इस फेस पे नहीं, इस फेस पे होगा, यहां पे तो आ गया। अब देखो यहाँ पे इस फेस पे नहीं, मतलब इस फेस पे है तो इस फेस पे नहीं हो सकता, इस फेस पे। ओ क्लियर? इस तरह से यहाँ पे अगर बी है तो इस फेस पे नहीं हो सकता, इस फेस पे हो सकता है। यानी आप ऐसे घुमाओ और ऐसे घुमाओ, इतना याद रखना। ये अपोजिट फेसेस नहीं, ये अल्टरनेट फेसेस है। अल्टरनेट फेसेस मींस एक छोड़ के दूसरा। किसी को कोई शक इसमें? अगर मैं ये क्यूब बनाऊं, सपोज ऐसा क्यूब बनाता हूं, बात मेरी समझ लेना। अगर मैं एक बी यहां पे रखता हूं, दूसरा भी यहां पे रखता हूं, तीसरा भी यहां पे रखता हूं, चौथा भी यहां पे, तो दीज आर कॉल्ड अपोजिट फेसेस, ये अपोजिट फेसेस। लेकिन अगर मैं अल्टरनेट फेस की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा यहाँ पे बी है तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, फिर ऊपर यहाँ पे होना चाहिए एक, इसमें, इसमें नहीं, तीसरे में। फिर इसमें अगर है तो इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। इस तरह से आप ऐसे घुमा के लाओ, ऐसे दाएं वाले फेस पे है तो सामने वाले पे नहीं होना चाहिए, बाएं वाले फेस पे होना चाहिए। बाएं वाले पे है तो पीछे वाले फेस पे नहीं, दाएं वाले फेस पे होना चाहिए। और बात समझ में आ रही है? तो इस हिसाब से हमारे पास में जो बी है वो सिर्फ दो फेसेस पे आते हैं, लेकिन ए आते हैं चार कॉर्नर्स पे। अब अगर मैं ए का कंट्रीब्यूशन देखूं, ए का कंट्रीब्यूशन है 1/8, लेकिन कितने ए है? 4। बी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2, लेकिन कितने हैं टोटल? 2। बता फॉर्मूला क्या? AB2. हाँ, स्क्रीन दिख रहा ना आप लोगों को? उस्मा, Yes sir, दिख रहा है अभी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? Yes sir. ओके ओके। तो यहाँ पे देखो, ये है, ये है। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब ए आधा तो नहीं हो सकता, इसको कुछ ऐसा मल्टीपल करना है कि ये कुछ होल नंबर बन जाए। इसको मल्टीपल करेंगे 2 से, है ना? तो ये Yes sir. बन जाएगा AB2. ए, ये बन जाएगा ए, 2 से मल्टीपल करो तो ये बन जाएगा A1 और बी बन जाएगा 2। क्लियर? तो फॉर्मूला बनेगा AB2। सर ठीक है, कोई शक? हाँ हाँ बोलो। तो लिखनो ना जो अल्टरनेट फेस जो हाँ, लेकिन अल्टरनेट फेस 3। कैसे? बोलो, मुझे बताओ। इसमें बना के दे दो, आप खुद भी ट्राई करो। अगर आपको बनते हैं अल्टरनेट फेस 3 तो मैं मानता हूँ। क्या 3 लिखित कथ मंजन वारिया जान उसमें लिखित, लेकिन पॉसिबल है क्या ऐसा अल्टरनेट फेस 3 होंगी? पता जान साकिब सर हाँ, तम 3। साकिब सर ने 3।
Yes, sir. ना दिस कित पे इतना कन 3 ऐसे तो हाउ या तो बना के दे दो Alternate. हाँ Alternatively means 1 out of 2. हाँ, ठीक Here, 6 is 6 out of 2, which is equal to 3. That was your logic. alternate means alternate का मतलब ये नहीं तो Means 1 out of हाँ 2. अगर इस पर बनाओ ना सिंपल ये बनाओ डॉट ये पर डॉट बात सुनो मेरी यहाँ पे ऑल्टर ये वन पे 4 मजन से ऑल्टरनेट शो ऑल्टरनेट को ये निन इन की ठीक है Yes, sir. पत गो ये इन की वो मन सपोज 3 निमा गो वनकस वन से इसमें कुछ ऑल्टरनेट ये निमोन इन की ये निमोन ये को सा 3 मज को ता ये Z. ठीक है ना ये को से 5 मजन 5 मज को से ये 3. 3 अब देखो अगर मैं 4 बनाऊंगा 4 मन से नहीं से जी तो ये कौन सा लॉजिक है कि हालांकि उनने पता नहीं किस हिसाब से बोला होगा मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मतलब 1 आउट ऑफ 2 अगर उनने कहा है तो यहाँ पे तो ऑल्टरनेट ये भी बनता है 2 आउट ऑफ 3 है ना यहाँ पे बनता है 3 आउट ऑफ 5 या 3 आउट ऑफ 6 भी बना सकते हैं आप 3 out of 5 and 3 out of क्या कसम alternate मतलब को इस पर समझ alternate double bond double and triple bond after it यहाँ पे फिर अब पता नहीं वो बुक्स में कैसे लिखा हुआ है तो वो अगर कुछ जाए ऐसे मैं स्क्रीनशॉट लेकिन लॉजिकली अगर हम देखेंगे ना लॉजिकली तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फेसेस बनते हैं देखो 2 ही फेसेस पे आता है ना सर Okay, sir. Okay. हाँ सर फेसेस ना 6 क्यों बस ये यस हाँ बोलो बोलो सर हम आउट ऑफ 4 ले रहे हैं ना नहीं मैं इसको जुनेद को समझा रहा था दानिश को मैं उनमें ऑल्टरनेट अगर आशे 1 आउट ऑफ 2 तेलुगु 3 आउट ऑफ 6 मगर ये 3 आउट ऑफ 5 या 2 आउट ऑफ 3 या 2 आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेट मीन्स एक नहीं दूसरा नहीं इस तरह से दूसरा नहीं तीसरा सो ऑन समझ में है ना एक छोड़ के एक यस although there are 6 faces but you can make only 2 alternate faces you can click out 2 alternate faces among 6 क्योंकि ये आपके पास में सॉलिड स्ट्रक्चर है आप इसमें ऑल्टरनेट बना के दिखाओ या तो फिर ऐसा करो अगर आपको 3 दिख रहे हैं तो 3 बना के दे दो अगर आप कहीं पे भी आप अगर आप तीसरे कहीं पे भी डालेंगे ना बी तो वो ऑल्टरनेट नहीं हो जाएगा वो क्यूमुलेटेड हो जाएगा कंजक्टिव हो जाएगा ठीक है अच्छा क्वेश्चन है अब क्वेश्चन हमारे पास में फेस पे ए है ठीक है फेस पे और कॉर्नर पे बी है फेस पे ए है और कॉर्नर पे बी मगर दोनों ऑल्टरनेट बोथ ऑल्टरनेट अब बनाओ बोथ आर ऑल्टरनेट अब बनाओ फॉर्मूला So A to B.
अच्छा, इसका उल्टा है ना, ए टू बी फॉर्मूला बनेगा, ए टू बी फॉर्मूला। क्लियर? Yes, sir. ओके, अब देखो एक थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास में अगर ऑक्टाहेड्रॉन है, ऑक्टाहेड्रॉन, क्या आप बता सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रॉन में कितने फेसेस होते हैं और किस शेप के फेसेस होते हैं? अगर आप लोगों ने ऑक्टाहेड्रॉन बनाया होगा तो बनाया कभी ऑक्टाहेड्रॉन? इस तरह बनाते हैं हम ऑक्टाहेड्रॉन, है ना, वो इसी तरह बनाते हैं ना। अगर मैं इसके फेसेस ले लूं, ये एक फेस है इसका, एक फेस ये है, बताओ कौन सी शेप का फेस है ये? यहाँ पे फेस है इसका। यस, ये बनाते हैं ट्रायंगुलर फेसेस। क्या बनाते हैं? ट्रायंगुलर फेसेस। इसमें ट्रायंगुलर फेसेस जो रहते हैं वो रहते हैं 8, ऊपर के 4, नीचे के 4, 8 ट्रायंगुलर फेसेस। लेकिन अगर आप ये वर्टाइसिस देखेंगे, इसके वर्टाइसिस ये होंगे 6 वर्टाइसिस और 8 क्या होते हैं? ट्रायंगुलर फेसेस। तो ऑक्टाहेड्रॉन में 8 ट्रायंगुलर फेसेस रहते हैं, फेसेस। लेकिन वर्टाइसिस कितने रहते हैं? 6 वर्टाइसिस, ठीक। इसी के जैसा और एक मॉलिक्यूल है, या मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसको हम कहते हैं ट्रंकेटेड स्ट्रक्चर। ये सिर्फ आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूं मैं, ये वैसे एग्जाम में नहीं आएगा। ट्रंकेटेड में हेक्सागोनल फेस होते हैं, जिस तरह से इसमें ट्रायंगुलर फेस होते हैं ना, उस ट्रंकेटेड में है। भी कर सकते हैं गूगल पे ट्रंकेटेड स्ट्रक्चर, तो आप उसमें दिखेंगे, वहां पे 8 हेक्सागोनल फेसेस होते हैं, 8 हेक्सागोनल फेसेस, ठीक। और 6 स्क्वायर प्लेनर फेसेस, ठीक। अब इसमें भी 8 और 6 आता है, लेकिन यहाँ पे वर्टाइसिस 6 है। यहाँ पे 8 हेक्सागोनल फेसेस और 6 स्क्वायर प्लेनर फेसेस। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल में ट्रायंगुलर फेसेस और वर्टाइसिस 8, 6 रहते हैं। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं ट्रंकेटेड में हेक्सागोनल फेसेस और स्क्वायर प्लेनर फेसेस, ये रहते हैं 8, 6, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात? ये सिर्फ याद रखने की बात है। ट्रंकेटेड में वर्टाइसिस कितनी होंगी? वर्टाइसिस का तो काउंट ही नहीं है उसमें। वर्टाइसिस दुनिया भर की होती है उसमें। ट्रंकेटेड में मैं बताऊंगा, इसका मैं बताऊंगा कितने वर्टाइसिस रहते, टेंशन मत लो, मुझे याद दिला लास्ट पे, ठीक है, तब तक याद आ जाएगा। अब देखते हैं वॉइड्स आप लोगों ने पढ़े हैं। वॉइड मीन्स वो खाली जगह जो रहती है पार्टिकल्स के बीच में, जब हम पार्टिकल्स को पैक करते हैं ना, जैसे अगर आपने देखा होगा जब हम फ्रूट्स पैक करते हैं, चाहे वो ऑरेंजेस हों या एप्पल्स हों, तो उनके बीच में जगह खाली रहती है, उन खाली जगहों को कहते हैं वॉइड्स। वॉइड्स हमारे पास में 1D भी रहती है, 1D, 2D, 3D एंड 4D सो ऑन। 1D में कोई भी वॉइड नहीं रहता, याद रखना। 1D अगर हमारे पास में क्रिस्टल है तो उसमें 0 वॉइड्स रहते, वॉइड्स।
जैसे हमारे पास में 1 डायमेंशनल क्रिस्टल एक है, यहाँ पे क्रिस्टल पैक हुआ है लेट्स पॉइंट से, तो इसमें कोई भी यहाँ पे बीच में कोई वॉइड नहीं है, वॉइड इसमें कोई वॉइड नहीं माना जाता। लेकिन जब हम इसमें और एक लेयर चढ़ाते हैं, देखो जब मैं इसको 2D बनाऊंगा 2D, तो यहाँ पे वॉइड्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे पास में 2D का ये स्ट्रक्चर है, तो उसके नीचे यहाँ पे इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, राइट। या हम 2D को ऐसे भी पैक कर सकते हैं। मान लो ये एक लेयर है, पहली लेयर, दूसरी लेयर यहाँ पे बैठेगी, यहाँ पे यानी ये अगर ए लेयर है तो ये बी लेयर है, यहाँ पे ये अगर ए लेयर है तो ये भी ए लेयर है, यानी ये एक ही लाइन में, देखो ये एक ही लाइन में, सभी एक ही लाइन में। लेकिन ये एक ही लाइन में नहीं है, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, ये और ये एक ही लाइन में, ये और ये एक लाइन में, लेकिन ये अलग लाइन में, ये वाला अलग लाइन में इनसे। इसको मैं बोलता हूँ ए बी टाइप पैकिंग, ए बी पैकिंग, ये है ए पैकिंग। यहाँ पे जो खाली जगह रहती है, ये खाली जगह को घेरने वाले 4 पार्टिकल रहते हैं, 4 पार्टिकल। इसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इन 4 पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर बनता है, स्क्वायर। इसको मैं बोलूंगा स्क्वायर प्लेनर वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस वॉइड का, यानी इसको घेरने वाले जो एटम्स रहते हैं इसके साथ में कनेक्शन में, वो रहते हैं 4। जबकि अगर मैं यहाँ पे कोई पार्टिकल ले लूं, यहाँ पे ये तो छोटे बना दिए मैंने, उनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल ले लो सपोज, या कोई वॉइड ले लो, वॉइड की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे वॉइड ले लूं तो यहाँ पे जो वॉइड बनेगी वो बनेगी ट्रायंगुलर वॉइड। जैसे इसको मैं दोबारा बनाता हूं, ये एक पार्टिकल है, ए टाइप लेयर, ए या ए टाइप एज बोलूंगा मैं। यहाँ पे मैं इसके इन फ्लैट्स में दूसरी लेयर बिठाता हूँ या दूसरा एज बिठाता हूँ। अब देखो इसको गौर से देखो, यहाँ पे जो ये खाली जगह, ये वाली खाली जगह, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, जबकि इसको हम स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे जो वॉइड बनता है, यहाँ पे ट्रायंगुलर, जैसे ये बन गया ट्रायंगुलर, ये बन गया यहाँ पे ट्रायंगुलर। या ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाओ तो यहाँ पे ये जो वॉइड्स हैं दीज आर ट्रायंगुलर, कुछ के एपिक्स ऊपर है तो कुछ के एपिक्स नीचे, दीज आर ट्रायंगुलर वॉइड्स, ट्रायंगुलर वॉइड। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो रहेगा 3। तो ठीक है, Yes, sir. Yes. अब 2 डायमेंशंस में कितने तरह के वॉइड्स रहते हैं? 2 तरह के वॉइड्स, एक है स्क्वायर प्लेनर वॉइड और दूसरा रहता है ट्रायंगुलर वॉइड। स्क्वायर प्लेनर वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, यानी इस खाली जगह को घेरने वाले 4 पार्टिकल रहते हैं, जबकि यहाँ पे खाली जगह को घेरने वाले 1, 2 और 3 या 1, 2 और 3 ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए पैकिंग है, यहाँ पे ए बी पैकिंग है। इन वॉइड्स को मैं ऐसे बना सकता हूँ, जैसे 4 पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे, या अगर जुड़ गए यहाँ पे जो वॉइड बन गया, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर वॉइड। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं वॉइड, यहाँ पे जो ये वॉइड बन गई ये है ट्रायंगुलर वॉइड, यहाँ पे लिखता हूँ इसको ट्रायंगुलर वॉइड।
और इस ट्रायंगुलर वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 3, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। चलेगा? Yes, sir. ओके। अब अगर मैं इस इन्हीं के ऊपर सपोज और एक लेयर बनाऊं, इसके ऊपर और एक, ये एक लेयर बन गई ना, इसके ऊपर और एक लेयर पार्टिकल्स की चढ़ाऊं, इसके ऊपर या इसके ऊपर, तो बताओ किस तरह की वॉइड्स बन सकती है यहाँ पे? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन सकती है, ऑक्टाहेड्रल बन सकती है, क्यूबिक बन सकती है ना। तो जो वॉइड्स है ना, वो जो वॉइड्स बनेंगी वो बनेंगी, उसको बोलूंगा मैं 3D वॉइड, 3 डायमेंशनल वॉइड, 3 डायमेंशनल वॉइड बनेगा। और 3 डायमेंशनल वॉइड हम यहाँ पे दिखाते हैं कैसा बनता है। अब हम 3D वॉइड, 3 डायमेंशनल वॉइड ये बनाते हैं, 3D वॉइड। ठीक, 3D वॉइड्स बनाते हैं। 3D वॉइड्स में एक वॉइड बन सकता है ऐसा, देखो सपोज ये पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, ये बन गया ट्रायंगुलर वॉइड। अगर हमने इस लेयर के ऊपर और एक लेयर चढ़ाई और उसके पार्टिकल्स यहाँ पे बैठ गए ऐसे, इस वॉइड के ऊपर पार्टिकल बैठ गया, दूसरी लेयर का पार्टिकल, तो यहाँ पे जो वॉइड बनेगा ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे वॉइड कुछ इस तरह बनेगा, ये 3 पार्टिकल्स हैं, या मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्टिकल, इन 3 का गठजोड़ पहले से ही था। अब ऊपर से मैंने ये पार्टिकल बिठा दिया, ये वाला चौथा पार्टिकल, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन गया ये बन गया टेट्राहेड्रॉन, और इसके अंदर जो वॉइड बन गया यहाँ पे वॉइड, इसके अंदर जो ये वॉइड फंसा हुआ है, दिस विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है टेट्राहेड्रल वॉइड का? 4 है, 4। ठीक। अब अगर मैं सपोज 3 पार्टिकल्स, यानी पहली लेयर के पार्टिकल्स ऐसे बैठे हुए, इन्हें ट्रायंगुलर वॉइड बना दिया। अब इसके ऊपर मैं और 3 पार्टिकल्स बिठा देता हूँ, और वो 3 पार्टिकल्स कुछ ऐसे, रेड पेन, वो 3 पार्टिकल्स ऐसे बैठ गए, मान लो यहाँ पे और यहाँ पे, इन्हें उल्टा ट्रायंगल बैठ गया। बात समझ में आ रही है? 3 पार्टिकल नीचे हैं, लेकिन 3 पार्टिकल ऊपर, लेकिन ये उल्टे हैं, उल्टे एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे। यानी ये 3 पार्टिकल्स ऐसे बैठ गए, ये 3 पार्टिकल्स, दूसरी लेयर के पार्टिकल्स, ये इसी वॉइड के ऊपर सीध में बैठ गए, लेकिन इन पार्टिकल्स की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट। दानिश पूछ रहा है कि दानिश को कुछ इंटरनेट का इशू है क्या, ये बाकियों को भी ऐसा? नो नो नो, ओके गुड। तो ये जो वॉइड बन गए, आपको दिख रहा ना, ये वॉइड जो है ना, ये इस वॉइड को मैं बोलूंगा, ये वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रॉन बन गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी यहाँ पे 3 पार्टिकल्स ऐसे हैं, 3 पार्टिकल्स ऐसे, लेकिन नीचे के 3 पार्टिकल्स इनका डायरेक्शन कुछ ऐसे है, और वॉइड इनके बीच में, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे वॉइड बन जाएगा। इनको अगर आप ऐसे बनाएंगे ना, जैसे इनके सेंटर्स को मिला दो
और इनके सेंटर्स को मिला दो तो यहाँ पे एक स्टार शेप बनेगा, यानी ये कुछ ऐसा बनेगा। इसका ऊपर वाले का सेंटर दाएं वाले पार्टिकल का सेंटर, बाएं वाले पार्टिकल का सेंटर, फिर नीचे ये जो पार्टिकल्स रेड पार्टिकल्स इन दोनों के सेंटर्स और नीचे वाले के सेंटर्स ऐसा मिला दो। यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, तो टोटल मिला के 6 पार्टिकल्स होते हैं। अब इनके बीच में जो वॉइड बनेगा that void will be called as octahedral void. Octahedral void. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? 6. Yes, 6. अजान होने दो, उसके बाद में पढ़ेंगे और क्या था यार? मान इधर पता है ये क्लियर है यहाँ तक? अब और एक वॉइड भी बन सकता है, जैसे हमने 4 पार्टिकल ऐसे हमने ये पैकिंग की था ना, जहाँ पे ये बन गया था क्या बोलते इसको, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। इन 4 पार्टिकल्स के ऊपर अगर हम और एक लेयर बिठाएंगे और वो इसके जैसे ऊपर बैठ जाएंगे, तो इनकी सीध में बैठ जाएंगी, तो यहाँ पे एक वॉइड बन सकता है 8 पार्टिकल्स के दरमियान। और वो 8 पार्टिकल्स के दरमियान जो बनेगा वॉइड वो कहलाएगा क्यूबिकल वॉइड। जैसे मैं इसको ऐसे बनाता हूं, हमारे पास में 8 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अगर बनाना हो हमें, तो हम सिंपली क्यूब एक बनाते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे बनता है ये। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, तो ये बन गए टोटल में 4 पार्टिकल। अब इन 4 पार्टिकल्स के ऊपर और 4 पार्टिकल्स बिठा दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कितने पार्टिकल्स हो गए? 8 पार्टिकल्स। अब इन 8 पार्टिकल्स के दरमियान, इन 8 पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस बनती है यहाँ पे, इन 8 पार्टिकल्स के सेंटर में, उसको मैं क्या कहूँगा कि ये क्यूबिकल वॉइड है, क्योंकि ये वॉइड जो बनता है ये ऐसी क्यूबिकल अरेंजमेंट पार्टिकल्स से बनता है। क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड। और क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है? 8. यस, 8 रहता है यहाँ पे। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. उसके बाद में और एक जो कॉन्सेप्ट है वो पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या रहता है? सपोज हमारे पास में एक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल। अगर हम देखेंगे इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, और हम देखेंगे इस यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में पार्टिकल्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने कितनी जगह घेरी है, तो वहां से हमें पैकिंग फ्रैक्शन मिल सकता है।
या मैं इसको ऐसा कहूंगा कि ये ऐसा है, स्पेस, ये दिल्ली थोड़ा सा बात, occupied by particles या एटम्स बोलूंगा मैं, एटम्स, ठीक है, डिवाइड बाय स्पेस occupied by सेल या यूनिट सेल। यूनिट सेल ने कितनी स्पेस ली है, लेकिन यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स ने या एटम्स ने कितनी स्पेस ली है, उसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। या मैं ऐसा कहूंगा कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, या मैं ऐसा कहूंगा स्पेस occupied by atoms in unit cell divided by volume of unit cell, volume of unit cell, इसको हम कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। और याद रखना, अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन को मल्टीपल करूं 100 तो वो बन जाता है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, वो बराबर रहता है पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। या मैं कहूंगा ऐसा, स्पेस occupied by atoms divided by volume of unit cell इंटू करेंगे 100, है ना, वो मिल जाता हमें पैकिंग।